गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रॉपिकल लेवल और फूड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ट्रॉपिकल लेवल और फूड चेन क्या है? अगर हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं, आसपास के वातावरण को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन सब जीवों की शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की है। उसी प्रकार इनकी फूड चॉइसेस भी अलग अलग होती है। अब मोटे तौर पे देखें तो हमें शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वहारी इस प्रकार के जीव पृथ्वी पर मिलते हैं, परंतु अगर हम देखें तो इसमें एक ऐसा बैलेंस कायम होता है जिससे ये फूड चेन है, ये बहुत स्मूथली रन करती है। इसमें सिर्फ मात्र भोजन की बात नहीं होती है, परंतु इसमें हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी जो होती है वो इसी के द्वारा होती है और ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर होती रहती है। हमारी पृथ्वी पर जीवों तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के मध्य एक तंत्र होता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र जैविक संरचना का निर्माण करता है। इससे हमारा क्या आशय है कि इस पारिस्थितिक तंत्र में हमेशा लाइफ का क्रिएशन होता रहता है। जो जीव होते हैं वो अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त करके शरीर को विकसित करते रहते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो ये जैविक संरचना का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में यहाँ पर चलता रहता है। आवश्यक आंतरिक ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है, क्योंकि किसी भी जीव के विकास के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऊर्जा का स्तर है, ये इसकी हमें निरंतर आवश्यकता होती है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बना रहता है। अगर हम कई दिनों तक भोजन नहीं करें तो हमारा शरीर कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि उसमें ऊर्जा का निवेश नहीं हो रहा है, और ऊर्जा का निवेश नहीं होने की वजह से उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो हमारे शरीर के लिए, जीवों के शरीर के लिए, इस पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के लिए हमें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में सुचारू रूप से संचालन होता रहता है। यदि निवेशित ऊर्जा पदार्थों की स्थिति में संतुलन कायम रखती है तो पारिस्थितिक तंत्र में एक बैलेंस बना रहता है। मतलब जितना भी इनपुट और आउटपुट है उनके बीच में अगर एक बैलेंस कायम रहता है तो उसी के कारण हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी एक संतुलित अवस्था में रहता है, जिसे हम समस्थिति भी कह सकते हैं। अगर इस इनपुट और आउटपुट में कुछ फर्क आ जाता है तो उसका असर क्या होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में इम्बैलेंस की स्थिति हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार का इम्बैलेंस होता है तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होता है और एक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी पारिस्थितिक समस्याएं हमारे सामने आ जाती है। मतलब एक संतुलन खत्म हो जाता है, तो संतुलन खत्म होने से डेफिनेटली उसका जो रिवर्स इफेक्ट है वो रिवर्स इफेक्ट हमारे पारिस्थितिक तंत्र में पे पड़ता है। अब आप ये देखिए कि ये जो हमारे सामने एक चित्र है, इसमें हमने 4 लेवल अलग अलग बता रखे हैं, जिसमें जो पहला लेवल है वो प्रोड्यूसर है। उसके बाद जो लेवल है उसमें वो शाकाहारी जीव हैं जो इस प्रोड्यूसर का भक्षण करते हैं। उसके बाद मांसाहारी जीव आते हैं। उसके बाद ओमनीवरस, कार्निवरस, इस प्रकार के जीवों की उपस्थिति इसमें रहती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का पहला लेवल होता है उसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी ही आधार पर अपने स्वपोषित होता है और वो वहां पर स्वयं ही विकसित होता है। अब आप ये देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र एक आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक
दोनों तत्व एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारिस्थितिक क्रियाओं में ऊर्जा और रसायन पदार्थों के निरंतर प्रभाव से गतिशीलता बनाए रखते हैं। यदि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा व ऊष्मा नहीं होगी तो हमारे सामने ये जो तंत्र है ये तंत्र संचालित नहीं होगा। परंतु ये ऊष्मा और ऊर्जा हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? इसका वन एंड ओनली जो सोर्स होता है वो सूर्य होता है, और इस सूर्य के द्वारा ही हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और ऊर्जा का संचालन भी इसी के द्वारा होता है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के उनके उपभोक्ता भी होते हैं। मतलब जो कंज्यूमर है उसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। पृथ्वी पर जीवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि संसाधनों की जो आपूर्ति है वो उतनी ज्यादा गति से नहीं बढ़ रही या एक तय मात्रा में ही हमें अवेलेबल है। इसका क्या आशय है? सीमित भोज्य पदार्थों पर संपूर्ण जंतु जगत टिका हुआ है। ये आप ये देखिए कि हमारा जो जंतु जगत है उसके भोजन के लिए अपार संभावनाएं नहीं है, एक बैलेंस रूप में ही वो भोज्य पदार्थ हमें अवेलेबल है। हमारी प्राकृतिक व्यवस्था इस तरह की है कि प्रत्येक जीव अपना निर्धारित भोजन ग्रहण करता है और उस ग्रहण किए हुए भोजन से वो ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करता है और उसी ऊर्जा का स्थानांतरण एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में होता है। हम इस चित्र के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट प्रोड्यूसर है, जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, वहां पर ये जो जितना भी एनर्जी लेवल है जो 100 होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं और हम अंतिम पारिस्थितिक तंत्र में अंतिम पोषण स्तर पे पहुंचते हैं, तो ये ऊर्जा के स्थानांतरण इसका जो है इसकी क्वांटिटी में कमी आ रही है। जहां पहले पोषण नंबर 1 में था, पोषण स्तर नंबर 1 में 100 था, दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में वो 10% हुआ, तीसरे ट्रॉपिकल लेवल में वो 1% हुआ और चौथे ट्रॉपिकल लेवल में वो 0.1% रह जाता है। तो इस प्रकार से ये डिक्रीज इन नंबर और एनर्जी ये दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। तो हमारे पृथ्वी पर ये एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है कि इस प्रकार से भोजन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में हो रहा है। ये जरूर है कि उसका कम प्रतिशत, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे उसका कम प्रतिशत स्थानांतरित यहाँ पर होता है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये जो जीवों की व्यवस्था है, जीवों के भोजन की व्यवस्था है, ये एक डिसाइडेड पैटर्न है और इसी डिसाइडेड पैटर्न के द्वारा यहाँ पर संतुलन बना रहता है। इस प्रकार सभी स्तरों पर भोजन की व्यवस्था होती है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगर किसी कारण से यह व्यवस्था असंतुलित हो जाती है तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी असंतुलित हो जाता है और उसमें कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आने लगती हैं, जिसको हम जिसको हमें रिपेयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए, एक अच्छे पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या जरूरी है कि ये संतुलन निरंतर ही कायम रहे। भूगोल के शब्दकोश के अनुसार पोषण स्तर उन स्तरों को कहते हैं जिससे होकर आहार ऊर्जा का स्थानांतरण एक वर्ग से दूसरे वर्ग में होता है। आप ये देखिए, अगर हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हर पोषण स्तर जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण आहार के द्वारा होता है और ये आहार ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचती है। वास्तविक रूप से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है। हम बहुत मोटे तौर पर इसको 4 भागों में बांट के इसका अध्ययन कर लेते हैं, परंतु अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो स्थितियां इतनी सुलझी हुई ही नहीं है।
और इसीलिए कभी कभी पोषण स्तर को हम पोषण स्तर नहीं, पोषण जाल भी कहते हैं हम। वो इतना, जाल मीन्स समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो स्थितियां हैं ये कभी कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि ये एक जाल के रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि फूड हैबिट्स इस प्रकार की है, ऊर्जा का स्थानांतरण इस प्रकार से हो रहा है, पृथ्वी पर सारे तत्व है जो निरंतर क्रियाशील हैं। इस वजह से इस प्रकार की जो स्थिति है वो एकदम सीधी लाइन की तरह सपाट ना होकर एक जाल के रूप में हमारे सामने आती है। पर अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हम पोषण स्तरों को, ट्रॉपिकल लेवल्स को मूल रूप से 4 भागों में बांटते हैं। इन 4 भागों की हम बात करें तो जो पहला पोषण स्तर होता है इसमें स्वपोषित वनस्पति, या जिसे हम प्लैंकटन भी होता है उसमें, इसमें स्वपोषित मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाकर और विकसित होते हैं वो इस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। अर्थात हमारे ट्रॉपिकल लेवल्स का जो आधार है वो आधार किनसे बना हुआ है? स्वपोषित वनस्पति से बना हुआ है। इसमें भूमि की उत्पादकता को ग्रहण कर सूर्य की किरणों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन का निर्माण करके विकसित होते हैं। कोई भी वनस्पति जो है उसके विकास के लिए क्या आवश्यकता है हमारी, कि उसे सूर्य की किरणों का प्रकाश चाहिए और जमीन से वो उत्पादकता को ग्रहण करके विकसित होती हैं और अपने आकार को निरंतर बढ़ाती रहती हैं। और ये स्वपोषित हैं जो अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुसार तत्वों को ग्रहण कर विकसित होती है। ये पोषण स्तर ऊपर के पोषण स्तरों के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। मतलब ये आधार है इसका, और इस आधार से ही ऊर्जा का स्थानांतरण ऊपर के स्तरों के लिए होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये स्तर जो है, ये स्तर बड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र तभी स्वस्थ माना जाता है जब उसका आधार स्तर स्वस्थ अवस्था में होता है। इस स्तर पर उपस्थित वनस्पति भी कुछ मात्रा में ऊष्मा को पृथ्वी पर छोड़ती है और साथ ही साथ जमीन पर गिरे हुए पत्ते आदि जो हैं वो लिटरिंग अमाउंट जो होता है उससे हमारी भूमि की उत्पादकता बनी रहती है। मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने जो कुछ लिया उसमें से कुछ हिस्सा वापस भी किया। क्या वापस किया? कुछ मात्रा में इन्होंने वातावरण को ऊष्मा वापस दी और जमीन पर पत्ते गिरे थे उनकी वजह से जमीन की उत्पादकता जो है वो भी बनी रही। तो इन्होंने वातावरण की क्वालिटी को सही रखने के लिए इस प्रकार से वातावरण को कुछ वापस भी दिया और इस प्रकार ये वो पोषण स्तर है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण हुआ और यहाँ से ही सारा जो ऊर्जा है वो दूसरे पोषण स्तरों को ट्रांसफर होती जाती है। मतलब ये एक आधार है, ये जो हमारे ट्रॉपिकल लेवल्स का आधार है और इस ट्रॉपिकल लेवल से ऊर्जा जो है वो दूसरे ट्रॉपिकल लेवल्स पे जाती है। तो मोटे तौर पर इस पोषण स्तर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो टोटल जो वनस्पति है जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं वो इस पोषण स्तर में आते हैं जो स्वयं ही अपने भोजन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। और इस निर्माण क्षमता उनकी किस पे निर्भर करती है? सूर्य के प्रकाश पर और जमीन की उत्पादकता पर। और वो वातावरण को वापस क्या दे रहे हैं? कुछ मात्रा में ऊष्मा वापस दे रहे हैं और उनके जो पत्ते जमीन पे गिरते हैं उससे जमीन की उत्पादकता जो है वो निरंतर बनी रहती है। तो अब अपनी अगली क्लास में हम आगे के पोषण स्तरों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।